जिसका डर था आखिर वही हुआ। आप ये न्यूज़ देख लीजिए, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट पहुंच गई है 14 मंथ्स के हाई पर। पिछले साल अक्टूबर में जो रिटेल इन्फ्लेशन थी इंडिया की वो 4.87% थी, जो अक्टूबर 2024 में बढ़कर हो गई है 6.21%। काफ़ी बड़ा इजाफा इसमें हुआ है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI है वो हमेशा चाहता है कि ये जो इन्फ्लेशन है 6% से कम रहे, लेकिन अब उस सीलिंग से भी ऊपर चला गया है, यानी कि चीज़ें अब महंगी हो रही है। अब ये तो न्यूज़ नंबर 1 थी। न्यूज़ नंबर 2 पर थोड़ी नज़र डालिए। नेस्ले इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि मिडिल क्लास का जो नंबर है इंडिया में श्रिंक होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वजह से नेस्ले इंडिया की जो सेल्स है सिर्फ 1 से 2% से ही बढ़ रही है। नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही, अलग अलग कॉफ़ी ब्रांड्स, मैगी वगैरह ये सब ये लोग बनाते हैं। अब ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मान ली है कि कंजम्पशन ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। अब आप इस न्यूज़ नंबर 3 पर नज़र डालिए। पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स है वो 19% डाउन है 19% से, और जो इन्वेंट्रीज है कार कंपनीज की वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं आपको ऐसी दर्जनों न्यूज़ दिखा सकता हूँ जो एक ही ओर इशारा कर रही है, और वो ये कि भारत में अगर रियल सेंस में कोई प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, तो वो है इंडिया का मिडिल क्लास। ये जो प्रजाति है मिडिल क्लास, वो ईमानदारी से टैक्स भरती आई है, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिला क्या? तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो उन पर टैक्स लगातार बढ़ाए गए हैं, और उसके बदले में उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं मिलती है। मैं ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की हालत पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे वीक होती जा रही है, और इसका इम्पैक्ट आप सितंबर क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट्स पर देख ही सकते हो। बहुत सारी जो कंज्यूमर कंपनीज हैं दे आर स्ट्रगलिंग, एंड उस वजह से और फिर 1-2 चीज़ें और होगी जिसकी वजह से शेयर मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिला। पर फिनोशंस पर हम जो भी बात करते हैं वो फीलिंग्स की नहीं बल्कि डेटा और फैक्ट्स की करते हैं। जब हमने अपना रिसर्च शुरू किया इन डेटा और फैक्ट्स को ढूंढने का, तो ऐसे काफ़ी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आई जो बहुत शॉकिंग है और आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मिडिल क्लास पर हाई टैक्स का क्या असर पड़ा है। डिमांड, इनकम, कंजम्पशन, हर नंबर पर यहाँ पर बात होगी, और आखिर में इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि क्या ये समस्या आने वाले दिनों में कम होगी। तो डिटेल में इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ओडू, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार सेल्स के जो नंबर है वो ऑटोमोबाइल कंपनीज की ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब रिसेशन आता है पैसेंजर व्हीकल की सेल्स डीप होने लगती है। जितने भी रिसेशन पहले हुए हैं उसमें आप ये डेटा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एवरेज सिटीजन है उसके पास पैसों की कमी हो रही है, जिससे वो पैसों का इस्तेमाल नेसेसरी चीज़ों को खरीदने के लिए लगा रहा है रादर देन बाइंग कार्स। अब अगर हम इंडिया के ऑटोमोबाइल सेल्स नंबर पर ध्यान दें तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया के मेन व्हीकल्स को कैटेगराइज करते हैं तो पहली कैटेगरी निकल कर आती है अफोर्डेबल टू व्हीलर्स, जो ज़्यादातर लोअर क्लास और मिडिल क्लास प्रीफर करते हैं। फिर आते हैं पैसेंजर व्हीकल्स, यानी कि आपकी कार, जो कि ज़्यादातर मिडिल क्लास बाय करती है। फिर आती है आपकी SUVs और हाई एंड कार्स, जो कि अपर मिडिल क्लास और रिच लोग बाय करते हैं। तो अगर आप रिसेंट डेटा पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कार सेल्स ऑल टाइम लो है, पर एक नंबर भी आप देखिए वो है SUVs का। SUV का सेल्स ऑल टाइम हाई पर है। मारुति सुजुकी की जो SUVs हैं उनमें 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ग्रोथ 25% की थी। और अगर हम टू व्हीलर सेल्स की बात करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेल्स नंबर ईयर ऑन ईयर 14% से बढ़ रहे हैं। जहां पिछले साल अक्टूबर में टू व्हीलर सेल्स क्लोज टू 19 लाख थी, वहीं अक्टूबर में 21,64,000 तक पहुंच गई है। लेकिन वहीं पर अगर हम पैसेंजर व्हीकल नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो ये बिल्कुल फ्लैट है। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 19% से डाउन है। और यही नहीं, 10 साल पहले तक इंडिया में जितनी भी कार्स बेची जाती थी उसमें से 64% कार्स स्मॉल और मिड साइज होती थी, लेकिन अब गिरते गिरते ये 35% पर आ गई है। और वही टोटल एंड में जो हाई एंड कार्स है जैसे कि SUVs वगैरह, उनका शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 साल पहले 100 में से 18 कार्स ऐसी थी जो हाई एंड कार्स थी, उसका नंबर अब 57 पर चला गया है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें सोची जा सकती है कि क्या ये सिर्फ लोगों के प्रेफरेंस का चेंज है, या फिर यहाँ पर मिडिल क्लास की बाइंग पावर कम हो रही है, या फिर ओवरऑल मिडिल क्लास ही कम हो रहा है। और टैक्सेस की बात करूंगा तो आप सब गुस्सा हो जाएंगे। तो वैसे मिडिल क्लास के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक है बिजनेस खोलना, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं एक्सेप्ट वन चीज़, साइन करना। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ओडू ने लाया है अपना डिजिटल सिग्नेचर प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बड़े आसानी से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते हो और फिर बड़ी आसानी से दूसरों से साइन करवा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस होता है 1 मिनट के अंदर। बस आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, फिर आपको मिलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस, जैसे कि नाम, डेट, एड्रेस, ईमेल एक्सेट्रा। आप इजीली ऑप्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। जैसे मैंने सिग्नेचर का ऑप्शन ड्रैग करके इस डॉक्यूमेंट में जहाँ मुझे अपने एम्प्लॉय का सिग्नेचर चाहिए था वहाँ डाल दिया।
अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस सेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी डालनी है और हो गया काम। वो अपना साइन मैन्युअली कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड का ऑप्शन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब माउस से साइन करना दुनिया का एक बहुत टफ टास्क है, तो यहाँ पर जो ओडू है आपको एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन देता है। आप अपना सिग्नेचर अपलोड भी कर सकते हो, जस्ट अपलोड करो, साइन पर क्लिक करो एंड डन। और हाँ, हमने तो सिर्फ ओडू के एक फीचर की बात की। ओडू ऐसी डजन्स ऑफ चीज़ें आसान बनाता है। जैसे आपकी कंपनी की वेबसाइट बनानी हो, ओडू कर सकता है। सेल्स डेटा को मैनेज करना है, ओडू कर सकता है। चाहे फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्टिविटी या फिर कंपनी के ऐप्स को कस्टमाइज करना हो, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म ओडू कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ओडू आपको एक ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री में देगा, लाइफ टाइम के लिए। तो वेट क्यों करना, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी जाकर ओडू पर साइन अप कीजिए और अपना काम इंटेलिजेंट तरीके से और आसान बनाइए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, कंजम्पशन साइड के आप नंबर्स देखिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर एफएमसीजी कंपनी की सेल्स पर नजर डाले तो इंडिया की जो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है उनके सेल्स नंबर बिल्कुल फ्लैट हैं। उनके शेयर प्राइसेस पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 14% से डाउन है, नेस्ले 12% से डाउन है, ब्रिटानिया 17 और बाकी कंपनीज भी आप देख सकते हो। आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी उठाकर देखिए, वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में एफएमसीजी कंपनीज की जो शेयर प्राइस है ऑन एन एवरेज 15 to 20% गिर चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से कंजम्पशन कम हो रहा है। जहां पर ये अनुमान था कि एफएमसीजी कंपनीज करंट फाइनेंशियल ईयर में 8 to 9% से ग्रो करेगी, वहीं पर अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर गिरकर 5 to 6% ही रहेगा। अब ये तो कंजम्पशन के नंबर से जो काफ़ी ख़राब है। अब इसे डिटेल में समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर है उसकी अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया की जो हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ने की बजाय कुछ रिपोर्ट बता रही है कि पिछले कुछ महीनों में वो लगातार गिरती जा रही है। और एक सर्वे में तो ये तक पाया गया है कि हाफ ऑफ इंडियंस बिफोर बजट वर सेइंग कि उनकी इनकम इस साल पिछले साल से कम हुई है। और फिर आपको तो पता ही है कि इस बजट में बाद में मिडिल क्लास को क्या मिला। और वहीं पर इंडिया की अगर हम सेविंग रेट की बात करें तो हर साल वो कम होती जा रही है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 साल की लो पर इंडिया का सेविंग रेट आ चुका है। आपको बता दूं कि कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले, इंडिया का जो सेविंग रेट था वो 28% था। वो दुनिया में लगभग हाईएस्ट था। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारी जो पेरेंटल जनरेशन है वो रिगरसली पैसा सेव करती थी, लेकिन अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें या फिर और यंग जनरेशन की बात करें तो चीज़ें वैसी नहीं दिखाई दे रही है। लोग ईएमआई और लोन पर ज़्यादा डिपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो यंग लोग हैं वो हर एक चीज़ ईएमआई पर लेना पसंद कर रहे हैं। आईफोन का एग्जाम्पल लीजिए, यंग बच्चे 3-3, 4-4 साल की ईएमआई पर आईफोन्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिक्चर बड़ी क्लियर है कि मिडिल क्लास की जो इनकम है वो रुक गई है और वहीं पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, साथ ही टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं मिडिल क्लास पर। और इसका जो रिजल्ट आया है वो ये है कि कंजम्पशन कम हो गया है और इसी का इम्पैक्ट एफएमसीजी कंपनीज और बाकी कई सारे सेक्टर पर होते हुए दिख रहा है। अब इस स्टोरी के 2 कंक्लूजन्स हैं। एक तो एफएमसीजी और उस तरह के जो सेक्टर्स है दे आर स्ट्रगलिंग, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम सेक्टर्स विच आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और वो कंपनीज है लोन कंपनीज जिनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक सैड सी पिक्चर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये जो चीज़ है ये पिछले कुछ ही महीनों में ही हुई है, तो इस चीज़ को रोका जा सकता है अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई और सरकार तीनों मिलकर यहाँ पर कुछ सही एक्शंस लेते हैं तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को लगातार कंटिन्यू रहने देते हैं तो चीज़ें और प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं इंडिया के लिए। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मिडिल क्लास के लिए चीज़ें और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कोड। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट कोड क्या है? देखिए, इंडिया में जो इनकम टैक्स लॉ है वो काफ़ी पुराना है, 1961 में वो बना था। तो इस साल की यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम डायरेक्ट कोड लेकर आने वाले हैं, यानी कि टैक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो कई सारे एटीसी, एटीडी, कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उससे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का पिछला सिंप्लीफिकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो उतना अच्छा नहीं रहा है। जैसे अभी जुलाई मंथ के बजट में उन्होंने सिंप्लीफिकेशन के नाम पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था रियल एस्टेट का वो हट गया। सिंप्लीफिकेशन के नाम पर स्टॉक मार्केट में जो एलटीसीजी आपको लगता है शॉर्ट टर्म में वो बढ़ाया गया, लॉन्ग टर्म का भी बढ़ाया गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो कई सारे एक्सपर्ट्स को और लोगों को अभी ये डर है कि ये सिंप्लीफिकेशन के नाम पर अगर यहाँ पर टैक्सेस और बढ़ जाते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ें अजीब हो सकती हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि एक जो मिडिल क्लास है वो एक हॉस्पिटल बिल दूर होता है गरीबी रेखा के उस पार जाने के लिए। लेकिन अगर ये डायरेक्ट कोड आता है और यहाँ पर टैक्सेस और बढ़ जाते हैं तो मिडिल क्लास के लिए चीज़ें और ज़्यादा दिक्कत देने वाली हो सकती है। अब मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बता दूंगा जिन्हें आप अगर ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ द मिडिल क्लास इज डूइंग इन इंडिया।
तो इंडिया की जो ओवरऑल एफएमसीजी कंपनी है, नॉट जस्ट लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज, मिड कैप हो, थोड़ी स्मॉल कैप हो, उन्हें आप क्लोजली ऑब्जर्व करें। उसके साथ ही आप जो कार सेल है उसे भी ऑब्जर्व करें और उससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि हाउ द मिडिल क्लास इज डूइंग राइट नाउ। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो इंडिया में चीज़ें एक्सट्रीम तरफ जा रही है। या तो लोग बहुत अमीर बन रहे हैं या फिर यहाँ पर चांसेस है कि वो लोअर मिडिल क्लास से गरीबी रेखा के उस पार चले जाए। अब देखिए, अगर इंडिया में आप मिलीनियर्स की संख्या देखेंगे, बिलियनियर्स की संख्या देखें तो दैट इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी गुड वे। इंटरनेट के इमरजेंस से और वाइड स्प्रेड यूज़ की वजह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्रिएट हुई हैं, तो और भी मिलीनियर्स बिलियनियर्स इंडिया में क्रिएट होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम लोअर क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास में खींचना और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो एटलीस्ट मिडिल क्लास में तो रहे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो आने वाले टाइम में फिगर्स कहा जाती है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बट फिलहाल पिछले कुछ महीनों से नंबर्स आर नॉट गुड, नॉट फॉर द कंपनीज, नॉट फॉर द पीपल, और थोड़ी चीज़ें यहाँ पर कंसर्न वाली हो गई हैं। तो अथॉरिटीज़ और जो कंपनीज़ है वो यहाँ पर क्या कुछ करती हैं आने वाले क्वार्टर्स में, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।